के जो बीच का जो वो है हमारा जो, वो आपने पिछले 2 क्लासेस में उनकी स्टडी की होगी, जो वंश थे या जो उनकी शासन प्रणाली थी उनके बारे में। आज हम शुरू करेंगे गुप्त सम्राटों के बारे में या गुप्ता एम्पायर के बारे में। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्ताओं को जो इम्पोर्टेंस हासिल है वो किसी दूसरे को नहीं है। गुप्ता के बारे में ये माना जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड हमारी थ्योरी है इंडियंस की, कि हमारे एंशियंट पीरियड की गोल्डन एज थी, स्वर्ण युग था। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये होता है कि स्वर्ण युग क्यों था? स्वर्ण युग क्यों था, क्या कारण थे इसके, क्यों हमने स्वर्ण युग कहा? तो देखिए, स्वर्ण युग कहा उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट भी हम उसको जब क्लासीफाई करते हैं तो इकोनॉमिक, साहित्यिक, लिटरेरी, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे उसके कॉजेज हैं। जैसे गुप्त पीरियड जो है उसमें साहित्य और ज्ञान, टेक्नोलॉजी, इसका बड़ा विकास हुआ। संस्कृत भाषा की बेहतरीन शैली और संस्कृत भाषा की जो उच्च कोटि के हमारे ग्रंथ हैं वो उनकी रचना इस काल में हुई। इस काल में हमारे साहित्य के बड़े विद्वान लोग जो थे वो इस पीरियड में हमें नज़र आते हैं। तो साहित्य, भाषा, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इन सब फील्ड में गुप्त पीरियड जो है वो एंशिएंट पीरियड में हमें सर्वोच्च अपनी छवि देता है। इसी कारण हम उसको गोल्डन एज कहते हैं। दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से कहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण में 2 चीज़ें होती हैं, एक अर्थव्यवस्था होती है गवर्नमेंट की, और एक अर्थव्यवस्था होती है किसकी, हमारी आपकी इंडिविजुअल होती है। एक गवर्नमेंट की होती है अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट की इकोनॉमी कैसी है, आज भी ऐसे ही होता है, और एक होती है इंडिविजुअली, फैमिली की। गुप्त काल में हम देखते हैं कि चाहे वो गुप्त सम्राट हो, उनकी शासन व्यवस्था हो, उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत स्ट्रांग थी, और वो इंडिविजुअल भी हम देखते हैं कि उनको जनरली जो पीपल थे वो एक समृद्धशाली जीवन व्यतीत करते थे, खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, वेल ऑफ, हमें जनरल नजर आता है। इसमें ये हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शंस होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि जनरली पीपल्स की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 80 और 90%, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे जो है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जबकि पॉवर्टी लाइन की क्या उसका क्राइटेरिया है? इतनी कैलोरीज हर आदमी को, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ठीक है, वो होती है। तो वो जब नहीं मिलती, आज भी है, उस समय भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन एज ए जनरली ये माना जाता है कि पीपल जो थे वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी उनको शासक जो वो चाहते थे वो एक पर्याप्त मात्रा में उनको सुविधाएं प्राप्त थी, और वो स्वयं अपने जीवन के लिए जो कुछ जो उनकी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने में भी उनको सुविधा रहती थी। तो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग भी गुप्त पीरियड हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तीसरा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम देखें कि मौर्यंस के बाद का पूरा पीरियड आपने पढ़ा होगा, और ख़ास तौर से शुंग डायनेस्टी, उसके बाद जब आपने कुषाण के बारे में पढ़ा होगा कल, तो कुषाण के डाउनफॉल के बाद हमारा जो भारत है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी अपनी कोई बड़ा महत्व नहीं था, और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे, एक दूसरे का गिरबान पे हमेशा हाथ डालते रहते थे। तो जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो उससे क्या होता है, उससे जनरल पीपल सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। खेतियाँ खराब होती हैं, कारोबार, उद्योग धंधों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कारण ये जो पूरा पीरियड है बीच का, गुप्ता से पहले तक का, ये पीरियड हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ख़राब, बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। स्पेशली जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेस में भी हमारी जो 3री और 4थी शताब्दी जो आरंभ होती है उसमें हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं मिलती हैं, लेकिन गुप्ताओं के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेस का भंडार है, जिनके आधार पर हम गुप्ताओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो इतिहास के स्रोत हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था में चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे उद्योग हो, शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे शासन व्यवस्था, चाहे आप देखेंगे राजनीतिक विस्तार के दृष्टिकोण से, तो उसमें भी हम देखते हैं कि गुप्ता जो है वो ऊपर नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ये उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं, जैसे इस पीरियड में हमारे जो संबंध थे दूसरे देशों के साथ वो कैसे थे। इससे पहले आपने इसके साथ पढ़ा होगा कल परसों में कि इंडो ग्रीक्स जो कहलाते थे हिंद यवन, उनके आक्रमण भी हुए। हालांकि उनके आक्रमण के साथ बाद में हम देखते हैं कि वो सब यही मिक्सअप हो गए और हमारे संबंध उनके कारण भी विदेशों के साथ बेहतर होते चले गए। लेकिन गुप्त पीरियड में हमें ये सारी चीज़ें एक साथ नजर आती हैं। दूसरे गुप्ताओं का जो कमान है वो ये है
उन्होंने अपने काल में अपने शासन काल में भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। धार्मिक अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि जो आधुनिक हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, उसकी आधारशिला भी बेसिकली इसी पीरियड में रखी गई। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भी ये पीरियड जो है हमारा सबसे दृढ़ और मजबूत नजर आता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि मौर्य जो थे उनमें आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, अशोक बुद्ध धर्म से संबंधित था, बुद्ध धर्म की शिक्षा और उसका प्रचार और उसका प्रसार जो था वो उस पर उनका विशेष ध्यान था। परंतु गुप्त काल में आकर हम देखते हैं कि हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, ये सारी चीज़ें हमें यानी उनकी वो नींव पड़ी जो उसके बाद से लेकर आज तक के कंटिन्यूएशन में हमारे सामने मौजूद है। इसीलिए भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्ता जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी सोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं कि गुप्ताओं के सोर्सेज, तो इनकी सोर्सेज को भी हम क्लासीफाई करते हैं 2-3 चीज़ें। जैसे धार्मिक स्रोत, कुछ पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है। ये पुराण जो है ब्राह्मण पुराण है। ये पुराण जो है गुप्तों के बारे में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। ऐसी नारद स्मृति है ये, या बृहस्पति स्मृति है। इन स्मृतियों से हमें गुप्ताओं के बारे में, मैं भी लिखवा भी दूँ आपको, ये स्मृतियाँ जो हैं ये हमें गुप्ताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य में भी हमें इस गुप्त शासन की और गुप्त काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जैसे क्वेश्चन मैंने पर देखा था कि गुप्ताओं के शासनकाल की अर्थव्यवस्था के बारे में और राजनीतिक के बारे में किन किन स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें साहित्यिक स्रोत हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस काल में चाहे वो ड्रामे लिखे गए हों या ग्रंथ जो भी लिखे गए हों, ड्रामों में भी किसी न किसी रूप में उस काल का समाज जो है वो हमारे सामने नजर आता है, हम समझते हैं। इसी प्रकार से गुप्तों के बारे में उनके जो सिक्के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, जो हमें सिक्के प्राप्त हैं, गुप्त जी ने पहले बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए हैं अपने, और उन सिक्कों के आधार पर देखिए 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इकोनॉमी के बारे में भी हमें पता चलता है, कहाँ गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के कॉइन्स कितनी बड़ी संख्या में हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है, देखिए आज भी गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रिजर्व बैंक ऐसा थोड़ी होता है कि जितने चाहे नोट छाप के आपके ऊपर बेचता रहे, मतलब सब करोड़पति होते। एक गोल्ड होता है जो रिजर्व बैंक, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं जानते होंगे कि रिजर्व रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही नोट इशू किए जाते हैं या नोट छापे जाते हैं। उस काल में भी गोल्ड की ये वैल्यू थी। ये टोकन करेंसी नहीं थी, जिसको टोकन करेंसी हम कहते हैं, जब पढ़ेंगे भी, ये टोकन करेंसी नहीं थी, लेकिन गोल्ड के सिक्के, ये सिल्वर के सिक्के जो थे वो उस अर्थव्यवस्था को दर्शाते थे कि उन शासकों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसके अतिरिक्त उन सिक्कों पर जो चीज़ें अंकित होती थी, जो कीर्ण होता था, जो उस पर लिखा होता था, उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दूँ कि सपोज कीजिए कि हमें बैक्टीरिया के सिक्के यहाँ पर मिले हैं, यहाँ के सिक्के हमारे यूनान में मिले हैं और वो हमने देखा कि गुप्त काल के हैं, तो इसका अर्थ यह है कि गुप्त काल में भारत के शासकों का या भारत की जो ट्रेड था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, उसका संबंध वहाँ के साथ, यूनान के साथ था। इन सिक्कों से हमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैंने शायद पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि हमें चंद्रगुप्त के और समुद्रगुप्त के सिक्कों, स्पेशली समुद्रगुप्त के सिक्कों से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। सिक्कों से कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन देखा था मैंने एक बार कि उस शासक का नाम बताइए जिसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी देवी और दूसरी तरफ जो कलमा मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह वो लिखा होता था। वो शहाबुद्दीन गौरी था जिसने आके जो है जो यहाँ पे आक्रमण किया, तो उसने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों में उसने एक तरफ लक्ष्मी देवी की अंकित किया और दूसरी तरफ उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो उसने अंकित किया। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इन सिक्कों के आधार पर हम उन शासकों की और उस शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारे सौभाग्य से गुप्त काल के हमें सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं और उनके आधार पर हमें अच्छी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास मौजूद है। बकिया जो हमारे ट्रेवलर्स आए हैं, क्या कहते हैं उनको, यात्री जो आए हैं कि उन यात्रियों ने जो अपना वर्णन छोड़ा है, जो उन्होंने लिखित यहाँ के बारे में जानकारी दी है, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन सब सोर्सेस के बारे को जब हम
सामने रखते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मालूम तो है, वो होती है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को ये मानने से पहले कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, हम उनको क्रॉस मैच करते हैं। यानी सपोज कीजिए हिंदुस्तान में क्या लिखा था, ईद सिंह ने क्या लिखा था, हमारे अपने स्रोत उसके बारे में क्या कहते हैं, इनमें क्या कंट्रोवर्सी है, फिर उन परिस्थितियों में क्या ऐसा हो सकता था। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दूँ, आपसे आज कोई कहे एक साल के साथ GF कॉलेज का जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में जो है वो 5 लाख की गैदरिंग जमा हो गई थी जब कोई प्राइम मिनिस्टर आया था। अब 500 साल बाद देखेगा यार ग्राउंड तो मौजूद है, इसके ऊपर 5 लाख लोग नहीं आ सकते हैं। तो इस आधार पर क्या होता है, उनकी समीक्षा की जाती है, तब हम किसी ऐतिहासिक ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी को जानते हैं। गुप्तों के बारे में जो क्वेश्चन, जो फैक्ट्स हैं, उनमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ उनके स्रोत, दूसरी चीज़ उनके शासकों का इंट्रोडक्शन, और तीसरी चीज़ उनके कार्यकाल की वो मुख्य घटनाएं जिसमें युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, और युद्धों के साथ साथ जो साहित्य गुप्तों के संबंध में हम देखेंगे उसका उसकी रचना की गई। ये सब चीज़ें आप जितने क्वेश्चन देखेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, या फिर उस काल की अर्थव्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमें मिलेंगे। तो अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो सोर्सेज हैं, जो पुराण है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, उसके अलावा ब्राह्मण पुराण है, इसी प्रकार से नारद स्मृति है, ये वो धार्मिक, जैसे मॉरियल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो धर्म के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या थी मां, बताइए, मैंने बताइए। बुद्ध धर्म की सोर्सेज और जैन धर्म की सोर्सेज थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सोर्सेज थी, उनके आधार पर हमने मॉरियल्स की सारी जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म, हिंदू से संबंधित जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा लिटरेचर है, उसके आधार पर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लिटरेचर के बारे में मैं जो हमें एक एक्स्ट्रा क्लास मिल गई गुप्त के बारे में, नेक्स्ट मतलब 2 क्लासेस 3 लेंगे। तो लास्ट क्लास में मैं आपको जो गुप्त काल का जो लिटरेचर है और जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल ये सारी चीज़ें हैं वो हम लास्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। उसी में जाहिर है कि साहित्य आएगा, उसी में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। इनके इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्रोत जो मैं अभी आपको बताने मेरे जहन से निकल गया, जो अभिलेख हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अशोक के और सब सारे अभिलेख, इस काल में भी हमें बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की, उसकी राय हरिसेन की, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको सबसे ऑथेंटिक क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि वो स्वयं शासक के कहने पर, स्वयं शासक के आदेश पर उनको उत्कीर्ण कराया गया, या वो उनका वजूद में, तो उनके एस्टेब्लिशमेंट में खुद शासक जो शामिल होता है, इसलिए उनकी ऑथेंटिसिटी किसी भी दूसरे की लिखी हुई चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम अपने 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की, कुछ चीज़ें जो बीच में आती रहेंगी, यानी जैसे कुछ अभिलेख हैं या कुछ दूसरी इस तरह के स्रोत हैं, वो मैं बीच बीच में भी आपको बताता हूँ। इसमें कोई चीज़ आपको पूछनी हो कि ये जो गुप्त काल है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ये और आपको सुना दूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुप्तों के उदय का क्या कारण है, कैसे, क्यों उनका उदय हुआ, क्यों उनका उदय हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसे उन्होंने राइज किया, क्या कारण थे। तो उस कारण के पीछे भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चीज़ ये है कि वो जो काल था, उस काल में बड़ी संख्या में छोटे छोटे राज्य पैदा हो चुके थे, और सब अपनी सुपरमेसी को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। तो जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति थी उसने अपने आप को सिद्ध करना आरंभ कर दिया था। तो गुप्त शासकों की योग्यता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपनी योग्यता के कारण आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना आरंभ किया था। तो गुप्त, और दूसरा क्या था, दूसरा चूंकि जितने राज्य थे, होता था ना कि मैंने जब इनके ऊपर आक्रमण किया तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया, मैं मजबूत था, मैं जीत गया, फिर मैंने इन पर आक्रमण किया, इनको जीत लिया। ये लोग अगर मिलके मेरे साथ 3-4 अगर
युद्ध करते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो एक एक करके इन्होंने उस क्या किया, युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसकी कारण। और एक कारण और भी है जो हमने पहले भी शायद कभी डिस्कस किया था, जो जिसको हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस के जरिए कहते हैं, विवाह के द्वारा शासकों ने हमेशा से एंशिएंट पीरियड से लेकर मिडिवल तक आप पाएंगे, और केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर आपको इसके उदाहरण मिलेंगे कि शासकों ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के जरिए अपनी शक्ति का हमेशा विस्तार किया। तो गुप्त शासकों की शक्ति के विस्तार में उनके ये वैवाहिक संबंध जो थे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी, जिस क्षेत्र जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ये हमेशा से याद पड़ेगा, ये उस वक्त यहाँ कुषाण थे, ये नॉर्थ वेस्ट का पीरियड है। कुषाण शासक जो थे वो उनका पतन हो रहा था, उत्तरी भारत से वो ऑलमोस्ट इधर से लुप्त होते जा रहे थे। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान का पोर्शन है, वहाँ पर अभी थे। यहीं से इन्होंने ये फर्टिलिटी के पास, देखिए एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलिटी, ज़मीन की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, और जो यहाँ के साधन थे उन साधनों के आधार पर भी ये जगह जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल थी। इसीलिए उत्तरी भारत में को यूनाइट करने में वो ज़्यादा सफल सिद्ध हुए कि जिन्होंने उन साधनों का प्रयोग अपने लिए कर लिया। तो गुप्त शासकों ने जो सोर्सेज, जो साधन अवेलेबल थे उनको अपने विस्तार के लिए, उन सब का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका प्रयोग किया। तो गुप्तों के राइज करने में उनके शासकों की योग्यता, आसपास के राज्यों के छोटे छोटे राज्य और उनकी प्रतिस्पर्धा आपस में, उनमें यूनिटी न होना, प्लस इस उत्तरी भारत की जो मैंने बताया था कि आर्थिक समृद्धता जो है, जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तब तक आप एक सेना नहीं तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी कि जिसके कारण हम देखते हैं कि गुप्त जो है उन्होंने एक बार फिर भारत के अंदर यूनिटी, राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। एक चीज़ इसमें और देखिएगा, ये जो इनको जो हम गोल्डन एज कहते हैं, इस काल में स्थापत्य कला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस काल में जो केव आर्ट है या जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखिए, कोई भी सरदार पटेल की इतनी ऊंची बिल्डिंग मूर्ति लगाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है आपके पास, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। तो आपके पास पैसा था। शाहजहाँ को देखिए, इसकी उदाहरण क्या है, मिडिवल पीरियड में गोल्डन एज शाहजहाँ की कहलाती है। क्यों कहलाती है कि एक तो आर्थिक स्थिति मजबूती कभी, तो उसने इतने बड़े बड़ी चीज़ें का कंस्ट्रक्शन करा दिया था। हिस्ट्री में दो चीज़ें और याद रखना जो बेसिक है, कभी भी हम हिस्ट्री में, हिस्ट्री के दो प्रकार होते हैं। एक होती है इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री। इस्टेब्लिश हिस्ट्री क्या होती है, जो एक दूसरे से सीना बसीना पहुँचती है। जैसे भारत में मुगलों ने शासन किया, भारत में अकबर था, चंद्रगुप्त था, ये क्या है, इस्टेब्लिश हिस्ट्री है। इस पर कोई हम आप आपत्ति नहीं जताते। क्यों? क्योंकि ये जब से चली आ रही है, इतनी बड़ी स्तर पर है कि ये। और एक होती है क्या, हिस्ट्रिकल मटेरियल होता है, अब उसमें फिर विवाद होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो जो इस्टेब्लिश हिस्ट्री होती है उस पर कोई विवाद, कोई ये नहीं कहेगा उठ के कि अकबर का यहाँ पर शासक नहीं था या यहाँ पर कभी चंद्रगुप्त नहीं था, ये कोई नहीं कह सकता ना, कहेगा, और कहेगा तो हम आप हंसेंगे उस पर बैठ के। ये इस्टेब्लिश हिस्ट्री होती है। तो इस्टेब्लिश हिस्ट्री को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है गुप्ताओं के इस, और जो हमें इस्टेब्लिश हिस्ट्री के लिए बहुत सोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती है। सोर्सेज की आवश्यकता काहे के लिए होती है, हमें जो उसकी डिटेल्स होती हैं उसके लिए हमें सोर्सेज की आवश्यकता होती है। गुप्त काल में हमें बड़ी मात्रा में वो सारी चीज़ें सोर्सेज मिली हैं कि इस्टेब्लिश हिस्ट्री के अतिरिक्त जो मटेरियल है उससे हम ज़्यादा ऑथेंटिक अपनी हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको कहूँगा। जैसे सोर्सेज तो मैंने आपको एक बताई, नारद स्मृति बताई, इसी तरह बृहस्पति स्मृति जो है, बृहस्पति स्पेलिंग देख लीजिएगा सही, बृहस्पति स्मृति। सोर्सेज आप एक साथ लिख लीजिएगा, धार्मिक स्रोत, ठीक है, धार्मिक स्रोत, साहित्य, अभिलेख, ठीक है, सिक्के, ये सब क्या है, स्रोत है। जैसे जैसे जहां जिसकी आवश्यकता होगी मैं वो सोर्सेज आपको उसी तरह से बताता रहूँ। एक चीज यहाँ और थोड़ा सा हम डिस्कस करने पहले इनके बुक के ओरिजिन के बारे में, कौन थे। पहला सवाल हर जगह ये उठता है कि ये कौन है, कहाँ से आ गए थे, ये कहीं बाहर से आए थे
जिसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे विवादों के साथ पता है। गुप्तों के बारे में भी हमारे में विवाद है हमारे इतिहासकारों में कि क्या क्या है, और इन पर क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इनको थोड़ा सा देखिए। जैसे इनके बारे में एक विचार यह है कि ये शूद्र थे। ये किस कौन कहते हैं हमारे, ये हमारे मिस्टर के.पी. जायसवाल हैं जो कहते हैं कि ये शूद्र थे, ये वैश्य थे। इसमें हमारे रोमिला थापर भारत की मैंने बताया था, नाम भी बताया था कि रोमिला थापर, और इसके अलावा आयनगर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के हिस्टोरियन हैं। इनके अकॉर्डिंग ये क्या थे, वैश्य थे। इनके अलावा भी हो सकते, लेकिन जैसे है एक ओपिनियन ये भी है कि ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे, ये जो है ये हमारे ज्यादा मजूमदार, ये इनको क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड क्या है, वैश्य। वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है कि ये वैश्य थे। लेकिन क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि किसके अकॉर्डिंग ये क्या थे। इनके बारे में एक ये भी बनता है कि ये ओरिजिनली आंध्र क्षेत्र के रहने वाले थे। आंध्र, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में निचले के क्षेत्र, वहां के रहने वाले थे। इस थ्योरी के जो संपादक है हमारे वो मिस्टर बी भट्टाचार्य हैं। भट्टाचार्य ये कहते हैं कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी नहीं ये वैश्य थे, न शूद्र थे, ये आंध्र के ओरिजिन से इनका था। इसी प्रकार से इनके बारे में जो हमारा चीनी ट्रेवलर है इत सिंह, उसको आई सिंह भी पढ़ते हैं, एक सिंह भी पढ़ते हैं, वो कहता है कि ये बंगाल के थे। वो ये भी लिख लीजिएगा, वो कहता है कहाँ के थे ये, बंगाल के थे। ये अलग अलग थ्योरीज हैं इनके बारे में, बंगाल के थे, यानी ये ओरिजिनली इनके जो मुख्य निवास स्थान था वो बंगाल था। इत सिंह में, इत सिंह इसके अतिरिक्त इनके बारे में इस पर भी थोड़ा सा विवाद है कि ये कहाँ से इनका राइस बोनस हुआ। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि इसमें सबसे पहला व्यक्ति जिसने थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश किया वो श्रीगुप्त था। वो कौन था, श्रीगुप्त था, जो 240 से जिसने 280। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इससे पहले भी इसके वंश के लोग थे, लेकिन वो छोटे मोटे जागीरदार थे। इसमें श्रीगुप्त था सबसे पहला कि जिसने अपने आप अपना विस्तार आरंभ किया था, श्रीगुप्त ने। और उसने सबसे पहले जो है श्रीगुप्त ने जो महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। श्रीगुप्त महाराज पर उसने एक और व्यू लिख लीजिए उसमें क्या था, आदिराज, ये दोनों उपाधियां उसने ग्रहण की थी। किसने, श्रीगुप्त ने। यहाँ इसी के साथ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे घटोत्कच जिसके बाद हुआ उसने जो उपाधि ग्रहण की थी घटोत्कच ने, उसने भी महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट था जिसने सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि, महाराज अधिराज ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था जिसने सबसे पहले उपाधि ग्रहण की। देखिए ये उपाधि ऐसे थोड़ी कि मैंने जीता, मैंने अपने आप को पद्म भूषण ले लिया, नहीं। मेरी पावर जो कि स्टैब्लिश हो गई थी, आसपास के लोग मेरा सिक्का मानते थे, तब मैंने छोटे छोटे कई राजा मेरे अंडर में आ गए थे, तब मैंने अपने आप को महाराज कहा। फिर मैंने और विस्तार किया तो मैंने अपने आप को महाराज अधिराज कहना आरंभ कर दिया था। ये किसने की थी, इसको देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी महाराज अधिराज की।
समुद्रगुप्त ने इससे अपने आप को आगे बढ़ाया, उसने अपने आप को प्राक्रमांक की उपाधि किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने प्राक्रमांक की उपाधि ग्रहण की। देखिए बादशाहों की उपाधियां बड़ी ग्रहण होती हैं। मैं अभी 2 साल पहले का एक पेपर देख रहा था, तो उसमें मिडीवल में पूछ लिया था मैच करने को कि जो मुगल बादशाहों की बीवियाँ और माएँ होती थी उनके टाइटल दिए हुए थे सबके, मरियम जमानी, फलाफुल्ला, शानी, फलानी, चौके क्या करेगा, सबके मैच करने को दिए थे। तो उपाधियाँ भी इनकी इंपॉर्टेंट होती हैं। पराक्रमांक की उपाधि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने ग्रहण की थी। अब आइए उसको चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि तो बहुत मशहूर है, कौन बताएगा? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई मेरे, विक्रमादित्य। बल्कि एक्चुअली विक्रमादित्य और किरमांक, ये इसके और भी बहुत से नाम है, वो सारे नाम मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा जो मैंने इससे पहले भी लिखवाए थे। ये इसने उपाधि ग्रहण की थी। कुमारगुप्त ने भी उपाधि ग्रहण की थी, वो है महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त ने क्या थी? महेंद्रादित्य की उपाधि उसने ग्रहण की। बल्कि उसने और भी की थी, वो भी लिख सकते हैं, शक्रादित्य की उपाधि भी उसने ग्रहण की थी। उसके अलावा स्कंदगुप्त जो था उसने किरमादित्य, स्कंदगुप्त ने किरमादित्य की उपाधि उसने ग्रहण की थी। इनकी रानियां भी अपने लिए के लिए शब्द यूज किया जाता था, वो भी लिख लीजिए जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उनकी जो रानियां लिख दी, परम भट्टारिका या परम भट्टारिका रज्ञ, इसी के आगे वो लगा दीजिए। गुप्त शासकों की महारानियां जो अपने टाइटल उपाधि ग्रहण करती थी उनके लिए नंबर 1 परम भट्टारिका और परम भट्टारिका राज्य, यानी इसी के आगे राज्य बढ़ाओ। ये क्या थी? ये उन रानियों की उपाधियां थी जो जिनको यूज किया करती थी। अब आइए श्रीगुप्त, मैंने बताया था जिसने सबसे पहले विस्तार आरंभ किया था 240 से 280 तक। उसके बाद फिर 280 से 319 या 320 तक कौन हुआ? घटोत्कच। इसके बाद हमें फिर देखते हैं जहां से हमारा मेन राज होता है 319 या 320 से, जो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 या 320 से और 335 तक इस शासन था। इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, अलग है 335 340। ये कहते हैं कि इसने 335 में अपने बेटे के अपने बेटे के हक में विड्रॉ कर लिया था और खुद जाके इसने क्या संन्यास का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका बेटा इसके जीवन में ही सम्राट बन गया। ये उसके बाद एग्जैक्ट इसकी मृत्यु कब हुई इसके बारे में तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है, बहुत इतिहास वो उसके बारे में अलग अलग विशेषता है। दो तीन चीजें इससे रिलेटेड और हैं, जैसे बहुत नाम मिलता है, उसमें मिलेगा कुमारा देवी जो इसकी पत्नी थी, वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो लक्ष्मी राजकुमारी थी वो। लक्ष्मियों ने बड़ा सहयोग दिया है गुप्तों के राइज करने में, उनके उत्थान में, और ये हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। मैंने भी सिक्कों के बारे में बताया था, हमें उसका एक सिक्का मिलता है जिसपे एक तरफ क्या है? चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी है, और दूसरी ओर जो है वो सिंह पर बैठी हुई लक्ष्मी है, और उसके ऊपर लिखा है लिच्छविया या लिच्छवी उसमें शब्द लिखा है। यानी सिक्के पे चंद्रगुप्त के एक सिक्के पर एक तरफ
राजा रानी की चित्र है। जबान तो बनी पसंद है। जैसे हमारे टीचर मुझे याद है 8वें पढ़ा रहे थे तो 8 सत्ते 56 को 8 सत्ते 52 करते थे, बहुत देर तक 8 सत्ते 52 बचपन में डर भी बहुत लगता, बड़ी मुश्किल सर 8 सत्ते 52 56 होते हैं। अच्छा 8 सत्ते 56 तो राजा रानी की तस्वीर और दूसरी ओर क्या था, सिंह पर बैठी हुई लक्ष्मी, ये और उसके ऊपर लक्ष्मी लिखा हुआ था। ये चंद्रगुप्त का सिक्का था। इससे ये माना जाता है कि लक्ष्मियों की क्या इंपॉर्टेंस थी कि हम अपने राज्य में भी आपके नाम शामिल कर रहे हैं। भाई भारत के किसी सिक्के पर किसी भी दूसरे राज्य का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका नाम नहीं आ सकता है। किसी दूसरे राज्य कैसे आ जाएगा नहीं पता, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी इंपॉर्टेंस थी। चंद्रगुप्त के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज। देखिए सबसे पहले तो मुझे भी हंसने का मौका दिया, चंद्रगुप्त ने मुद्राओं का प्रचलन किया। सबसे पहले बड़ी संख्या में क्या मुद्राओं का प्रचलन किया, इस्तेमाल किया। एक चीज इसमें आप यहाँ पे लिख लीजिए कि लक्ष्मियों के जो उस वक्त राज्य थे इस शासनकाल में, वो कहाँ स्टैब्लिश थे। कभी कभी इसमें भी थे वैशाली और नेपाल, ये लिख लीजिए वैशाली और नेपाल, यहाँ लक्ष्मी राज्य थे। वैशाली और नेपाल ये क्या थे, लक्ष्मी राज्य थे, लक्ष्मी स्टेट्स थी। और ये जो राजा रानी वाला सिक्के मैंने बनाया ना कॉइंस, ये प्रतीक मानते हैं इतिहासकार लक्ष्मियों के और गुप्ताओं के आपस के सहयोग को। इसको भी आप याद रखिएगा, गुप्तों के और लक्ष्मियों के आपस के सहयोग का प्रतीक क्या है, उनके राजा रानी वाले सिक्के के। ये 2 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिन पर हमारे किसने चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। ये भी सब आप लोग जानते होंगे। इसका संवत इन्होंने आरंभ किया था जो 319 या 320 से वो संवत आरंभ, ये सब पता है ना, माना जाता है ना। लेकिन इसका सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो चंद्रगुप्त सेकंड के एक अभिलेख से मिला है। ये सबसे पहले मथुरा अभिलेख से, मथुरा अभिलेख। ये हमें कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त ने ये संवत आरंभ किया? इसका पहला प्रमाण कहाँ मिला है? हमारे पास आज है मथुरा के अभिलेख में सबसे पहले, और वो किसका अभिलेख है? चंद्रगुप्त सेकंड का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने इसका प्रयोग नहीं किया। भाई जब मैंने कैलेंडर शुरू किया है तो मैंने उसका प्रयोग भी आरंभ किया था, लेकिन उसने कहाँ प्रयोग किया इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है। हमें जो पहला सबूत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख से। यानी समुद्रगुप्त की भी बात का पीरियड है जो हमारी सोर्स है इसके लिए। ये जो 320 से 335 या 300 का बाद जो पीरियड मानते हैं, इस पीरियड में कहते हैं कि चंद्रगुप्त का जो बड़ा जो कार्य रहा वो उसमें सिक्के और राज्य का विस्तार, ये 2 चीजें हैं। तीसरी चीज ये भी मानी जाती है कि चंद्रगुप्त ने ही अपने शासनकाल में जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी उन पर उसने दृढ़ शासन व्यवस्था भी स्थापित की थी। केवल ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी राज्य पर अधिकार करके वहां पर कंट्रोल न किया हो, तो कौशल या कौशल पर उसने एक बहुत ही कहते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो उसने एस्टेब्लिश किया। अब इसमें मेन हमारे बहुत बड़ा है वो है समुद्रगुप्त। वही तो बात हो रही है, और वही तो बात हो रही है। ये अभी जो मैंने बताई है उसी की बात की 319-320 में गुप्त संमति की बात हो रही है। ये इसी
सीधी बात है, यही पहली बार हमें चंद्रगुप्त सेकंड के काल में मिला। यानी देखिए क्या उन्होंने एक बात पूछी, एक चीज़ जब हमें चंद्रगुप्त सेकंड का एक अभिलेख मिला और उसमें गुप्त संवत है, तो हम तो ये समझेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने किया होगा, भाई उसके में मिला है, उससे पहले तो हमें मिला नहीं है किसी काल में। तो क्यों इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड का? इसलिए मानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड उसमें जो कैलेंडर है, सपोज कीजिए कहा जाए कि साहब वो जेब वाले में 5 साल से अभी तक क्लास चल रही है, हमें मालूम है कि ये 2019 में शुरू हुई, हम उसे 5 साल नहीं मानने के लिए, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। इस आधार पर ये नहीं माना जा सकता कि चंद्रगुप्त सेकंड का है, ये पहले से चला आ रहा है, इस आधार पर इसको माना गया। समुद्रगुप्त जो है, जिसके बारे में अभी हमारे इन्होंने बताया था कि ये इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, किसने कहा था? ये स्मिथ ने। ये उस राइटर उसका भी रहता है, हिस्टोरियन का नाम याद रखिए, स्मिथ थे, विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। हालांकि उस पर हमारी राष्ट्रीयता जागी और हमने ये कहा कि अच्छा हम तो कहेंगे कि नेपोलियन इसके बाद का है, नेपोलियन जो है वो यूरोप का समुद्रगुप्त है। लेकिन ये कंपैरिजन में ये नहीं कहता, क्योंकि नेपोलियन विश्व में ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, आधुनिक काल का है, इसलिए नेपोलियन से कंपैरिजन किया जाता है। देखो ऐसे तो बहुत मिलेंगे भारत वर्ल्ड में, जो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं कि जिसने कभी जीवन में इतने से लेकर इतनी बड़ी तक कोई कभी असफल हुआ नहीं, उसमें नाम महमूद का भी है, महमूद ऑफ गजनी जो है, लेकिन उसको नहीं गिना जाता है इस कैटेगरी में। उसकी युद्ध दूसरे नेचर के थे, लेकिन वो युद्ध में कभी उसने कभी नहीं हारा अपने जीवन में। और उसके युद्ध जो थे, समुद्रगुप्त के जितने युद्ध थे वो केवल इसी जगह सीमित थे, और महमूद और नेपोलियन के जो युद्ध थे वो कई कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। नेपोलियन के युद्ध कई कॉन्टिनेंट पे फैले हुए, लेकिन अपने इम्पैक्ट के एक बार से, अपने प्रभाव के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त के युद्ध जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया था। देखिए कहा ना कि युद्ध बड़ा या छोटे की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा ही होती है कि उसका रिजल्ट क्या निकला। इसीलिए शहाबुद्दीन गौरी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, महमूद की इंपॉर्टेंस कम है। वो तो केवल मारवाड़ करके चला गया लूट के, शहाबुद्दीन गौरी ने साम्राज्य की स्थापना की, जबकि एज ए मिलिट्री, एज ए कमांडर शहाबुद्दीन गौरी महमूद के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो क्या है कि इंपॉर्टेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका इम्पैक्ट क्या निकला, प्रभाव उसने क्या छोड़ा। तो समुद्रगुप्त के प्रभाव ज़्यादा थे, इवन के नेपोलियन से भी। ये अभी मैंने अच्छा, ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त उसका बड़ा बेटा नहीं था, उसको उसने फिर भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका कारण कुछ लोग कहते हैं कि ये उसका बेटा था, किसका? कुमारा देवी का था। कुमारा देवी कौन थी? वो लक्ष्मी राजकुमारी थी, और लक्ष्मियों का सहयोग बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने बड़े बेटे की तुलना में अपने दूसरे बेटे को उसने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था। इसकी माता जो थी वो लक्ष्मी राजकुमारी थी। कहते हैं कि इसके शासक बनने में, यानी उसका निर्णय का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था कि लक्ष्मी का नाती था। लेकिन इसने ये सिद्ध किया कि चंद्रगुप्त के सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा योग्य यही था। इसके जो अभी मैंने आपको नाम बताया था, प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग का विलेख है, जो जिसके मंत्री उसका है हरिशेन का, उस हरिशेन वो ही इसके लिए सबसे प्राथमिक स्रोत है। सबसे पहली सोर्स समुद्रगुप्त के इतिहास की वही प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की है। इसको चाहे लिख लीजिएगा, ये इसी से हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। और ये किस जगह था? उसने हरिशेन ने कहा था कौशाम्बी में इसको खुदवाया गया था, कौशाम्बी में। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, और ये इसके बारे में 2-3 चीजें और मैं आपको बता दूं। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये इसमें है, ये ब्राह्मी लिपि में था। किसमें था ये ब्राह्मी लिपि में है, और विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। किसमें? विशुद्ध संस्कृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में ये लेख है। इसी लेख से हमें उसकी एक और एक पत्नी का नाम मिलता है, दत्ता देवी। दत्ता देवी, इसका स्रोत भी हमें इसी सिलसिला का मिलता है।
बल्कि इसके साथ साथ जो एक और इसका अभिलेख है एरण का, एमपी में एरण का अभिलेख, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में, वो भी हमें दत्ता देवी के बारे में बताता है। एरण अभिलेख जो है वो भी हमें दत्ता देवी के बारे में बताता है। इसी प्रकार से जो इसके कॉइन्स थे, सिक्के जो थे, मुद्राएं थी, वो भी अलग अलग प्रकार के कहलाते हैं। जैसे गरुड़ प्रकार, धनुधारी, धनुधारी प्रकार। इसके अतिरिक्त उसमें परशुराम जो थे, परशुराम, अश्वमेध, अश्वमेध, उसमें अश्वमेध करता है, हाँ, यस्मीना, क्षय हुए, व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन, ये उसके डिफरेंट सिक्के हैं। अब ये देखिए कि हमारे यहाँ सिक्के के साथ साथ स्टैम्प आजकल बहुत चलते हैं। स्टैम्प देखिए, कोई भी ओकेजन होता है इसको तो उसके लिए सिक्के तो स्टैम्प चलते हैं उसके। अब हम आपको पोस्ट कार्ड नहीं यूज़ करते उस दौर में, लेकिन अब से कुछ पहले तक जब खत लिखे जाते हैं, जब पोस्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कभी महात्मा गांधी के या कभी किसी ओकेजन पे जब एशियाड हुआ था तो एशियाड के ऊपर हमारे स्टैम्प चले थे। ये इस बात को शो करते हैं कि उस शासन काल में उस शासक के यहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो उन पर वो सिक्के दिए, ये क्या क्या चीज़ें उसके इंटरेस्ट की थी। इनसे हमें समुद्रगुप्त के शासनकाल और समुद्रगुप्त की विचारधारा और उसकी गतिविधियों के बारे में अनुमान लगाने में, सटीक अनुमान लगाने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। अब इसकी थोड़ी सी समुद्र, जिसकी वजह से इसको नेपोलियन से इसका कंपैरिजन किया गया, वो इसकी जो विजय है, इसके युद्ध जो है उनके भी नाम दिए हैं हमारे इतिहासकार को अलग अलग पहचान के लिए। जैसे आर्यव्रत का प्रथम युद्ध, आर्यव्रत का प्रथम युद्ध, इसमें इसने जो दोआब का क्षेत्र था, दोआब के क्षेत्र में, जैसे ये आपका जो है अही क्षेत्र, ये मॉडर्न बरेली समझ लीजिए आप अपनी क्षेत्र, यहाँ का जो शासक था अच्युत, उसको उसने पराजित किया। दूसरा उसने इसको पद्मावती के राजा नागसेन, उसको उसने पराजित किया। उसके अलावा उसने विदिशा के गणपतिनाथ, को, ये आर्यव्रत के उसके प्रथम युद्ध कहलाते हैं। इनको क्यों क्लासिफिकेशन क्या है वो बता रहा हूँ। इनको उसने पराजित करने के बाद इनका विलय कर दिया, अपने राज्य में इनको मिला दिया था। यानी इनके राजा एक मारे गए, उनको हटा दिया गया, उनको समाप्त करके उनको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था। यह आर्यव्रत का प्रथम युद्ध कहलाता है। उसके बाद उसके युद्ध हैं जो उसने साउथ में, दक्षिण में उसने युद्ध किए, वो दक्षिण पथ के युद्ध कहलाते हैं और राज्य कहलाते हैं, उनको परास्त किया। इनके लिए शब्द यूज किया जाता है मोक्षानुग्रह, मोक्षानुग्रह। इसमें कहाँ के, साउथ के, दक्षिण पथ के जो राज्य थे उनको उसने परास्त किया, बल्कि उनकी पूरी, और उनको उसने परास्त करने के बाद क्या किया, उनका विलय नहीं किया उसने। ये धर्म विजय कहलाती है, इसको ये भी याद रखिएगा, कभी कभी धर्म विजय करके पूछ लेते हैं, ये धर्म विजय कहलाती है। यानी उसने उनको केवल, अब यहाँ देखिए कैसे शासक में कितना गैप। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने काल में जब आक्रमण युद्ध किया है तो उसने नॉर्दर्न इंडिया के जो युद्ध है उनका विलय कर दिया, दक्षिणी भारत के राज्यों का उसने विलय नहीं किया। उसका कारण क्या है, वो बहुत दूर थे, इतनी दूर उनको अपने कंट्रोल में रहना आसान काम नहीं होता है। अपना कमांडर ही वहां जाकर अपने आप को स्वतंत्र कर देता था। तो अकलमंदी ये मानी जाती थी कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार
कर ली। और अधीनता स्वीकार कैसे होती थी? एक वार्षिक कर देना स्वीकार करते थे कि हम आपको वार्षिक इतने जो भी तय हो जाए वो हम आपको देते रहेंगे। और जिस वक्त वो वार्षिक कर देना बंद कर देता था तो ये विद्रोह समझा था। जो हमने पढ़ा था, अशोक जो विद्रोह दबाने गया था कलिंग का था, तो उसने वो वार्षिक कर देना वहां पर बंद करके अपने आपको स्वतंत्र घोषित। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और होती हैं जो केवल शासक, शाही छत्र होता है, महल होता है, उपाधियां होती हैं। कोई गवर्नर अगर ये उपाधियां या ये छत्र प्रयोग करने लगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तब उसकी खिलाफ कार्रवाई होती थी। ये क्या कहलाते हैं दक्षिण में? ये धर्म युद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धर्म युद्ध कहलाते हैं। उसके बाद उसकी तीसरी जो है वो है आर्यभट्ट के द्वितीय। आर्यभट्ट का द्वितीय युद्ध। इसमें वो फिर आप नॉर्दर्न इंडिया में लौट कर आइए, उसने यहाँ के 9 राज्य जो थे उनको उसने क्या, नॉर्थ इंडिया का मतलब उत्तरी होता है शायद, तो उत्तरी भारत से इनको थोड़ा सा आप इसमें वो लिख लीजिए, इसलिए कि इनके बारे में क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो भी आप लिख सकते हैं। उत्तरी भारत के 9 राज्य जो आर्यभट्ट का द्वितीय युद्ध कहलाते हैं, इन युद्धों को कंबाइंड रूप से प्रस्फोद्रण कहा जाता है। प्रस्फोद्रण कहा जाता है। देखिए समुद्रगुप्त की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी विजयों की वजह से इंपॉर्टेंस है। इनको आप लिख लीजिए। उसमें रुद्रदेव, कौशाम्बी। अब सवाल ये पैदा होता है, अब आप पूछेंगे कौशाम्बी को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी विजय कर लिया था, है ना, किया था ना, तो क्यों इसने विजय किया? वहां विद्रोह क्या हो गया था इसका, उसने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर लिया था, तब इसको दोबारा उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। मक्तिल जो है वो ये जो आधुनिक आजकल हमारा बुलंदशहर का इलाका क्षेत्र है। तीसरा इसमें नागादत्त। इसके क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों में विवाद है और अननोन क्षेत्र है, इसके बारे में विवाद है कि अननोन क्षेत्र है, लेकिन इस राजा को परास्त करने के हमें उसके अभिलेखों में उसका वर्णन मिलता है उत्तरी भारत का। इसी प्रकार से ये चंद्रवर्मा ये इसके बारे में मेरे कि बागमुंडा जिला कहते हैं। बेसिकली ये इनके नाम आप जरूर याद रखिए थोड़ा सा जहन में कहीं। उत्तरी भारत के और दक्षिणी भारत के ये क्या क्या शासक थे। इसके बाद है गणपति नाग। ये गणपति नाग तो बहुत मशहूर है, यस, मथुरा का क्षेत्र। नागासेन, पद्मावती। अब देखिए ये भी पद्मावती वही है कि जहां पे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी ने अपने आर्यभट्ट के प्रथम युद्ध में पराजित किया था ना। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने विद्रोह किया था, जब भी दोबारा उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। इसी प्रकार से जो अभी मैंने बताया था बरेली वाला क्षेत्र था,
अक्षेत्र, वहां पर भी उसको दोबारा कार्रवाई जाना पड़ा। शासक जो हैं उनकी हमेशा प्रॉब्लम ये रही कि कभी कभी एक क्षेत्र पर अधिकार करके आए तो इस क्षेत्र पर क्या हुआ, विद्रोह कर दिया, तो उसको फिर वहां पर जाना पड़ता था या सेना अपनी भेजनी पड़ती थी। एक शासक का नाम हमें मिलता है नंदी, इसका क्षेत्र भी अननोन है, इसके बारे में भी कोई विद्रोह उस जमाने में होते थे, अब विद्रोह नहीं हो सकते। अब तो प्रोटेस्ट नहीं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात उठाने का हक हमें हासिल है। अब वो देखिए, वो फिर पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी, भाई मैं क्या बताऊँ, बड़े कई बड़े से शेर मुझे याद आए इस पर, मैं हम इतिहास की बात कर रहे हैं। देखो, ये मैंने पहले भी एक बार कहा था, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है उसका एक एम और ऑब्जेक्टिव होता है, उस एम और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो सारे काम करता है। एंशियंट में भी काम, मेडिवल में भी काम, मॉडर्न में भी काम। औरंगजेब मुगल सबसे सेकुलर शासक रहे, लेकिन उसमें औरंगजेब उन सबसे बिल्कुल अलग था, उसकी अपनी विचारधारा थी, उस विचारधारा को, उस एम्स को पूरा करने के लिए उसने सारे काम किए। तो ये चीज़ें देखिए, हिस्ट्री में तो क्यों की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन जब हो गया तो वो हो गया, अब आप उसे कुछ कर नहीं सकते। नंदी हो गया, उसके अलावा एक नाम और है बलवर्मा। बलवर्म भी लिखा होता है, बलवर्मा भी प्राप्त। इसका राज्य जो है वो भी अननोन है, वो भी अननोन है। ये इसके अतिरिक्त उसने कुछ क्षेत्र और प्रजात किए, वो कहलाते हैं, जैसे आठविक राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आठविक राज्य। आठविक राज्य, ये आठविक राज्य जो है ये बेसिकली गाजीपुर से और मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र में फैले, इन पर उसने विजय प्राप्त की थी। जब नक्शा गलत बन गया क्या भारत का? गंडार तो बना नहीं, इसमें हो सकता है पाकिस्तान का हिस्सा भी हमारे आ गया, थोड़ी। इनको तो जीतते हैं, उनके लिए भी एक शब्द यूज किया है, किया जाता है इन आठविक राज्यों को जीतने का। परिचारिकीकृत, देखिए सबके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जा रही है। ये इन आठविक राज्यों को जीतने के लिए जो चीजें उसने उनके लिए उपयोग किया गया। देखिए इसमें जो सीमाओं के बहुत से राज्य थे, उनमें से बहुत से राज्यों में क्या किया कि उन्होंने बगैर युद्ध किए ही अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मैंने फिर बताया कि अधीनता स्वीकार करने का अर्थ ये था कि हम आपको एक वार्षिक कर आपको देते रहेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर, अब बाद में पढ़ेंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर ये लोग फिर सेना में भी सहायता करते थे। ये मिडिवल पीरियड तक ये परंपरा चली आई ऐसी। कुछ चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट है, जैसे समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण राजा कौन था? किदार कुषाण। किदार कुषाण इसका राज्य कहाँ था? जो अब ये फिर नक्शा गलत बना हुआ, ये यहाँ पेशावर पाकिस्तान में। मैंने बताया था भैया आपको कि कुषाण का डाउनफॉल आरंभ हुआ था, तभी तो उसके बाद गुप्तों को मौका मिला था। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट हमारा फ्रंट एरिया है, स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आधुनिक क्षेत्र है, वहाँ पर कुषाण राज्य अब भी मौजूद था और एक अच्छी ठीक ठाक स्थिति में वो था। लेकिन भारत के ये सारे क्षेत्र पर थे वो अपना नियंत्रण समाप्त कर चुके थे, खो चुके थे। तो किदार कुषाण जो था, जिसकी जो पेशावर वो इसका समकालीन था। इसी प्रकार से रुद्र सिंह या रुद्र सेन, रुद्र सिंह या रुद्र सेन
ये इसका समकालीन लंका का राजा था, समकालीन लंका का राजा था। मेघवर्ण, मेघवर्ण लंका का था, मेघवर्ण, मेघवर्ण लंका का राजा था। और रुद्र सिंह जो था वो शक राजा था, शाकाज, कुषाण, शक और लंका। ये क्यों बता रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिन राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया, जिनको अधीनस्थ कर लिया, उनके अतिरिक्त जो शक्तिशाली मुख्य राज्य थे उनसे भी उसके क्या थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे थे और किसी भी प्रकार का आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ये तीन अलग अलग मुद्दे थे। ये कहा जाता है कि इसका जो राज्य था वो हिमालय से लेकर विंध्या तक समुद्रगुप्त का राज्य स्थापित हो गया था। ये एक पंक्ति में भी मैंने इसे क्वेश्चन पढ़ा है कि हिमालय से विंध्या तक बहुत सारे शासकों का राज्य रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है हिमालय से विंध्या तक तो जनरली वो समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में कहते हैं। प्राचीन काल के संदर्भ में जब भी हम हिमालय से विंध्या तक की अगर बात करते हैं तो वो समुद्रगुप्त के शासन की बात करते हैं। यानी इस पूरे क्षेत्र पर उसका आधिपत्य जो है वो स्थापित कर दिया गया था। इसमें ये तो हमने ऐसे बात की ना, ऐसे भी कहते हैं कि बंगाल से मालवा तक, भारत के ईस्ट वेस्ट में भी बंगाल से मालवा तक का क्षेत्र जो था वो भी इसके राज्य में शामिल था। एक बड़ा पार्ट था जो अशोक के बाद हम देखते हैं कि किसी ने स्थापित किया था। इसीलिए एक चीज, एक क्वेश्चन कभी कभी बड़ा अजीब होता है, भारत के जो बड़े राज्य स्थापित किए उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, उसमें याद रखिएगा कि अशोक, औरंगजेब, समुद्रगुप्त, ये तीन, अंग्रेजों को हटा दीजिए, अंग्रेजों को छोड़ के, इनमें औरंगजेब, अशोक, समुद्रगुप्त ये वो थे जिन्होंने सबसे बड़े राज्य पर अपना शासन स्थापित किया था। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कभी कभी आता है, भूल जाता है। बड़े का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें औरंगजेब, अशोक और समुद्रगुप्त। सबसे बड़ा औरंगजेब का था, फिर अशोक, फिर समुद्रगुप्त, और सबसे बड़ा तो अंग्रेजों का था, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो आधुनिक काल की बात हो रही है। उन अंग्रेजों का भी भारत का साम्राज्य सबसे बड़ा था, और दुनिया में तो उनके यहाँ साम्राज्य में सूरज ही नहीं डूबता था। इसका क्या अर्थ होता है सूरज नहीं डूबता उनके साम्राज्य में? अभी एक मिनट मेरे से पूछ लूँगा भाई, सबको मौका दो। हाँ, सूरज शाइनिंग अस्थि नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं होता था? अबे जब निकला है तो डूबेगा भाई। इस वक्त अमेरिका में रात है, हमारे यहाँ दिन है, अमेरिका भी उनके साम्राज्य में, हमारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी सूरज उनके साम्राज्य में कहीं ना कहीं दिन होता था। अब पहले थोड़ी सी इनकी शासन व्यवस्था के बारे में, इसके कुछ 4-5 अधिकारियों के नाम हैं जो बहुत आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको भी। इसको बल्कि खागट पाकिक, राजकीय भोजनालय। अब आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, खाना पीना हमेशा से बहुत, वही नहीं, आज ही लोग नहीं सूखते कि पनीर और रोस्टेड चिकन खा रहे हैं, उस जमाने में भी, यानी उनमें शाही जो रॉयल किचन था उसके लिए जो व्यक्ति अधिकारी था वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और सर ये खागट पाकिक ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है, ये पद का नाम है। संधि
ग्राही। ये तो बताइए, इससे पहले भी इससे मिलते जुलते शब्द आ चुके हैं। संदिग्ध, बताओ वहाँ क्या है? इससे पहले भी ना आ चुके हैं? नहीं, संदिग्ध ग्राही कह रहा हूँ ना मैं को। इतनी हिंदी तो सब जानते हैं यार, इस शब्दों से मतलब निकाले। संधि को तोड़ने वाला, संधि और युद्ध का मंत्र होता, संधि और युद्ध। हाँ, संधि और युद्ध का राज्य मंत्री था। इसके लिए विदेश विभाग का शब्द भी यूज कर लिया जाता है, फॉरेन मिनिस्टर। देखिए, अल्टीमेट तो संधि युद्ध करने का अधिकार किसके पास था? शासक के पास था, सम्राट के पास होता था। परंतु एक अधिकारी था जिसके माध्यम से सारी चीजें होती थी, सब चीजें लिखता था, करता था, रिकॉर्ड करता था। वो था विदेशी मामला में सकते थे। और ये कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के काल में हरिसेन, जिसकी प्रयाग प्रशस्ति हम बता रहे हैं, वो इस पद पर नियुक्त था। इसके अतिरिक्त एक जनरल शब्द था तुम्हारा मानते। ये सर्वोच्च अधिकारियों के लिए यूज किया जाता था। इसमें थोड़ा सा हमारे इतिहासकारों में बात है, लेकिन जनरली ये सब मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो जनरली क्या कुमार माथे का शब्द उनके लिए यूज किया जाता था। ये तो सब आप महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक, ये जो था। आप महादंड नायक से आप क्या समझ रहे हैं? महादंड नायक के दो काम थे, वो पुलिस विभाग का भी था और न्यायाधीश भी था। यानी आजकल अब तो अदालतें यहाँ भी एसपी और डीएम की कोर्ट लगती है ना, देखिए ये दोनों काम करता था। ये पद भी समुद्रगुप्त के काल में हरिसेन के पास था। ये भी आपको बताया, समुद्रगुप्त के काल में ये पद भी हरिसेन के पास ही था। ये दोनों चीजें देखता था। मैंने शायद मॉडल्स को पढ़ाते वक्त की बात बताई थी कि कई बार एक अधिकारी, अब आजकल स्पेशलाइजेशन हो गया ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट अलग होगा और नेफ्रोलॉजिस्ट अलग होगा। पहले तो एक एमबीबीएस के पास ले जाया करते थे, तो अलग अलग इनकी एक व्यक्ति या एक पद जो है वो कई तरह के डिपार्टमेंट देखता था। ये जो हमारा समुद्रगुप्त है, इसको कवि राज की उपाधि भी दी। क्या दी गई? कवि राज की उपाधि भी दी गई। संगीत, ये महान संगीतज्ञों में भी गिना जाता है। वीणा जो आपने बताया था, यस, उसका ये एक्सपर्ट था। इसको धर्म का प्रचारक भी कहा गया, इसको धर्म का प्रचारक भी कहा गया। ये सारी चीजें इसके लिए यूज की गई। इसके बाद कहानी जो है वो थोड़ा बड़ी सी हुआ है रामगुप्त की। कहते हैं कि इसके बाद जब इसका खुद गद्दी पर बैठा रामगुप्त, तो उसकी जो है क्या हुआ था? रामगुप्त का क्या हुआ? रामगुप्त के भाई इसलिए बहुत से लोगों को क्वेश्चन मार्क दिए। अपनी सत्ता सत्ता क्या होता है प्रूफ नहीं कर पाए। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी जो थी उसको एक राजा को देने को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद जो उसका दूसरा भाई था छोटा, वो क्या हुआ, उसमें बैठ के पालकी में वो वहाँ पहुंचा और उसने उसका वध कर दिया। और बाद में आके उसने अपने भाई का भी वध कर दिया। ध्रुव देवी से उसने स्वयं शादी कर ली और वो स्वयं शासक बन गया, जो चंद्रगुप्त सेकंड के कहानी। इसके ऊपर हमारे इतिहासकार बहुत से कहानी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। वो कहते हैं कि ये राजा था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो क्या था, राजा था ही नहीं, ये केवल एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण जो हमें मिलते हैं रामगुप्त के, वो आप वही देखिए। दुर्जनपुर जो विदिशा एमपी, वहां से उल्लेख हमें मिले हैं जो
जैन मूर्तियां हैं, उनकी चौकी है, जैन मूर्तियां की, उससे हमें इसके क्या मिले, उससे इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है कि इस नाम का व्यक्ति समुद्र का बेटा था, वो गद्दी पर बैठा था, चाहे थोड़े समय के लिए ही बैठा था। अच्छा, यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? वो इसे लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र का शक्तिशाली सम्राट इतनी मजबूत सेना, अभी सबकी उसने यही बनाई है, उसके मरते इतना उसका बेटा लाचार हो गया कि वो अपनी पत्नी को उसे संघर्ष करना पड़े। लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ है, मानते हैं इतिहास, क्योंकि जैन चौकियों और स्रोतों में इसका वर्णन मिलता है। ये जो 3 मूर्तियों की चौकी जो कहलाती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लें। इस पर 2 मूर्तियां तो चंद्र प्रभा की हैं, चंद्र प्रभा की 2 मूर्तियां हैं। ये जैनियों के तीर्थंकर थे, 8वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म मालूम है आपको कि उनके यहाँ महावीर जैन उसके फाउंडर नहीं है, एक परंपरा है तीर्थंकर की, जो आज 24वें तीर्थंकर महावीर जैन है। तो ये 8वें सबसे हम पढ़ेंगे उसको, जैन को जो पढ़ेंगे डिटेल से, तो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभा थे, उनकी 2 मूर्तियां वहां उस चौकी पर क्या है, उत्तीर्ण है। और एक जो है वो 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत, उनकी उत्तीर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि ये अकेला रामगुप्त जो था जो जैन धर्म को शायद फॉलो करता था। अच्छा, इसका किससे झगड़ा किससे था, जिसके चक्कर में इसने अपनी पत्नी संघर्ष करने जान ली? शक राजाओं से, यस, शक राजाओं से, ये याद रखिएगा, शक राजाओं से इसका मतलब। ये चौकी रामगुप्त ने स्थापित की थी, इसी से उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है और हम मानते हैं वो एक ऐतिहासिक पात्र था। और इसका आंसर ये देते हैं जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना शक्तिशाली शासक अभी मरा है और इतना कमजोर है। देखिए, योग्यता को बढ़ाता रहता है। मैं बड़ा अच्छा हो सकता है कि टेनिस खेल सकता हूँ, लेकिन होता है क्रिकेट में नहीं है। आपको बेटा था तो जरूरी थोड़ी कि उसमें उतनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल या सेना का संचालन उसके अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि रामगुप्त जो था वो अपने आप को एक उसका उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं कर पाया। उसका उत्तराधिकारी था परंतु सिद्ध नहीं कर पाया अपने आप को। अब ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठे हैं। इनके अलग अलग बहुत से नाम भी मिलते हैं, जैसे देवगोम। ये जो वाकाटक अभिलेख है उसके अनुसार, वाकाटक अभिलेख के अनुसार उसको क्या कहा गया? देवगोम कहा गया। ऐसी सांची अभिलेख में, सांची अभिलेख में उसके लिए जो शब्द यूज किया गया वो किया गया देवराज। देवराज का शब्द उसके लिए यूज किया गया। उसके सिक्कों पर जो लिखा मिलता है वो मिलता है देवश्री। देवश्री जो उसके सिक्कों पर, कॉइंस पर लिखा मिलता है। बल्कि उसके सिक्कों पर कुछ और लेकिन सबसे ज्यादा देवश्री ही हमें मिलता है। वायु पुराण जो है वो उसके लिए एक और नाम बताता है, वायु पुराण। वायु पुराण जो हमें उसका नाम बताता है वो देवरक्षित। देवरक्षित ये डिफरेंट सोर्सेज में हमारी उसकी डिफरेंट, इनसे क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है कि कितनी मल्टीपल डायमेंशन की उसकी पर्सनालिटी थी, तो उसको अलग अलग उसकी क्वालिटी में, तो मास्टर ब्लास्टर है तो कोई इंस्पायर कट कर रहा है, उसमें सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी। इसीलिए उसको अलग अलग नामों के साथ पुकारा गया, बताया गया। देखिए, ये तो वो थी जो दूसरे स्रोतों ने उसको किया। अब स्वयं जो उसने उपाधियां ग्रहण की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उपाधियां भी आप देख लीजिएगा जो स्वयं उसने उपाधियां की। एक आध उपाधि तो मैंने बताई थी जो पढ़ी थी, वो आप विक्रमांडू, ये वो उपाधियां हैं जो स्वयं उसने ग्रहण की थी। विक्रमांडू, विक्रमादित्य, वो भी है जो आप बता रहे थे। कौन बता था?
परम भागवत, परम भागवत वो भी है, वो भी लिखिए। रूपा कीर्ति और श्री विक्रम, रूपा कीर्ति, श्री विक्रम, अजित विक्रम, हाँ अजित विक्रम, चक्र विक्रम, ये सब उसकी उपाधियां हैं। और एक और थी इसमें नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र चंद्र है ना, नरेंद्र चंद्र, ये भी है, ये उपाधियां थी। एक उसकी पत्नी बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे कुबेर नागा, जो नाग राजकुमारी थी, कुबेर नाग, हाँ कुबेर नागा, ये नाग राजकुमारी थी। ये मैं तो है, उसकी लड़की का नाम था प्रभावती। ये प्रभावती का, हाँ बाबा, ये पॉलिटिकल मैरिज थी, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रभावती का विवाह जो हुआ था वाकाटक जो शासक था रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था। अपनी लड़की प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था। जिसके दो बेटे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, दिवाकर सेन, दामोदर सेन उसके पुत्र थे। ये पॉलिटिकल मैरिज थी और जिसके कारण इसको बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त हुई थी और इसकी प्रतिभा और इसके शासन को भी मजबूती मिली थी। जी हाँ, दिवाकर और दामोदर सेन। चंद्रगुप्त सेकंड ने, इसने जो इसकी इंपॉर्टेंट एक जो है, इसने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया था। शक राजा, अंग्रेजी में साका भी लिखा जाता है, ऐसे के लिखा जाता है, हिंदी वाले शक लिखते हैं। शक राजा रुद्र सिंह सेकंड को, वही रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया था। शकों का जो स्वच्छ शासन था वो भी आप ये कहां पर था, गुजरात का जो काठियावाड़ का क्षेत्र है वहां पर वो शासन कर रहे थे। गुजरात के काठियावाड़ के। शक विजय के बाद ही इसने जो भड़ौच की बंदरगाह है उस पर उसने अधिकार किया था, जो इनके गुप्ताओं के जिसने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज्यादा वृद्धि मिली थी। कहते हैं कि शक राजा के पराजित करने के पश्चात जब उस बंदरगाह पर कंट्रोल हो गया, उसका नाम भी आप हिंदी में लिख लीजिए, आजकल तो भड़ौच कहलाती है, वो भ्रग कच्छ कहलाती है। क्या शब्द यूज किया गया उसमें? भ्रग कच्छ, भ्रग का आधा जाकर भ्रग कच्छ, भ्रग कच्छ, मॉडर्न भड़ौच, गुजरात की बंदरगाह, जो जिसके बाद गुप्ताओं को ट्रेड एंड कॉमर्स में उनकी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, मेहरौली का, वो चंद्रगुप्त सेकंड का है। उसमें विवाद ये हुआ कि उस पर केवल चंद्र लिखा है। अब हम चंद्रगुप्त था, चंद्र प्रथम था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन है बड़े इस तरह, लेकिन इतिहासकार को जो मैंने भी कहा था कि समीक्षा करके एनालिसिस करके आते हैं, वो चंद्रगुप्त सेकंड को मानते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड है, उस वही इसका वो है। इसके अतिरिक्त जो मेहरौली प्रशस्ति है वो उसको कुछ नए क्षेत्रों का भी विजेता बताती है, जिसमें बंग और वालीक विजेता बताती है। बंग और वालीक कहाँ करना है भाई? इस पे बीच में